राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 और इस उपन्यास की जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली है और इसके केंद्र में जो गांव है उस गांव का नाम है शिवपालगंज और इसका रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया है। और सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं कि जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं उनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में और 2011 में इनका मृत्यु हुई थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 ईस्वी में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य के लिए इनको 2009 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में राग दरबारी पर मिला हुआ है। व्यास सम्मान 1919 में 1999 में विश्रामपुर के संत। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। देखो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है, साहित्य अकादमी मिला है 1969 में राग दरबारी के लिए। तो राग दरबारी जो सिलेबस में लगा है और इसको साहित्य अकादमी उसके 1 साल बाद में मिलता है। 68 में तो रचना होती है और इसी के 1 साल बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और व्यास सम्मान जो इनको मिला है विश्रामपुर का संत, जो कि इनकी एक अन्य रचना है जो कि 1999 में बनी थी, ठीक है, उसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। देखो राष्ट्रपति के द्वारा इनको 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इनके उपन्यास में जो कि राजनीति, व्यंग्य और आंचलिकता का मिश्रण है और व्यंग्य लेखक के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी इनके जो अन्य उपन्यासों का जो क्रम पूछा जाता है ना, क्रम से सवाल बनता है कैसे। देखो 1957 में सुन्नी घाटी का सूरज, उसके बाद में अज्ञातवास 1962, राग दरबारी जो कि सिलेबस में है 1968 में शिवपालगंज की ज़िंदगी का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। और सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान है 1976, पहला पड़ाव 1976 में इनके 2 उपन्यास हैं तो दोनों को साथ याद रख सकते हैं कि मकान में पहला पड़ाव पड़ा था, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है इसके लिए अभी ऊपर देखा था कि व्यास सम्मान मिला है, तो ये सम्मानित वाला उपन्यास है तो इसको थोड़ा स्टार कर देते हैं। विश्रामपुर का संत सबसे लास्ट में है, ठीक है। और जो कि राग दरबारी है वो 3rd नंबर का है, ठीक है। तो ये याद रखना 3rd नंबर पे राग दरबारी हो गया। 1976 में 2 उपन्यास हो गए। विश्रामपुर का संत सबसे लास्ट में है और पहला तो सबसे पहले याद ही रखना चाहिए कि लेखक ने शुरुआत कहाँ से करी। शुरुआत करी थी सुन्नी घाटी का सूरज से, जिसमें एक उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास में एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार और पश्चाताप का चित्रण है। और सीमाएं टूटती हैं ये अपराध और रोमांस की मिश्रित एक कहानी है। मकान में बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद, एक मकान लेने के लिए कैसे अफसरों की खुशामद करता है। पहला पड़ाव में जो कि ना भवन बनाने वाले मजदूरों का शोषण के चित्रण और राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण किया गया है। और प्रस्तावना को, क्योंकि प्रस्तावना से मतलब 1-2 सवाल तो आते ही हैं, तो इसलिए प्रस्तावना की मुख्य बातों को देख लेते हैं। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हो गया। उसके बाद में 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 69 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब से इसके ऊपर दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा पर इस वाक्य पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं लेखक के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। गाँवों की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार और तत्कड़म को देखते हुए बहुत अपना जान पड़ता है। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद अपनी जड़ी मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 साल पहले का ये उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक हो रहा है। इसके प्रासंगिकता के मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आज की हमारी जो वर्तमान राजनीति को हम देखते हैं उसी में भी भ्रष्टाचार है, गबन है, धोखाधड़ी है। तो भले उपन्यास 40 साल पहले लिखो या फिर 100 साल पहले भी लिखा जाता, वो कि वो परिस्थिति हमारे देश में आज भी विद्यमान, ये सारी समस्याएं आज भी चरितार्थ होती हैं। इसीलिए इस उपन्यास की मतलब प्रासंगिकता इतनी ज़्यादा बनी हुई है। देखो इसको केवल एक जो लंबी समीक्षा को छोड़ के सारी इसके मतलब लेखक को उत्साहवर्धित करती रही है। और इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु में देखो ये हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। व्यंग्य शैली में लिखा गया है। गांव का नाम याद रखना है शिवपालगंज। ये स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। भारतीय शासन व्यवस्था व व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद को उभारा गया है। व्यंग्य शैली के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों अनुभव एक साथ होते हैं। धारदार व्यंग्य के साथ व्यंग्य मनोरंजन के साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का अवसर भी प्रदान करता है। और मुख्य पात्रों को देखते हैं। मुख्य पात्र जो हैं उनमें है वैद्य जी। वैद्य जी एक शिवपालगंज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। देखो छंगामल इंटर कॉलेज ये भी पूछा गया है, शिवपालगंज भी पूछा गया है। वैद्य जी एक पात्र है, इंपॉर्टेंट है और कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टिव मैनेजर भी हैं। तो ये कथन बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। रंगनाथ का क्या है? ये वैद्य जी का भांजा है, शहर में रहता है। ये MA करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं, सब्जेक्ट यह है इतिहास। तो सारी चीज़ें याद रखना है। MA इतिहास, वैद्य जी का भांजा है, रंगनाथ है। फिर रूपन बाबू, ये है वैद्य जी का बेटा लिख देता हूँ B, ठीक है। बेटा है, कई सालों से 10वीं में है। तो 10वीं कक्षा भी याद रखनी है। छात्र नेता खुद को ये समझता है और ये किससे प्यार करता है? गयादीन की बेटी बेला से, ठीक है। रूपन बाबू से याद रखना है कि गयादीन की बेटी बेला से ये प्यार करता है, ठीक है। बद्री पहलवान के बारे में, वैद्य जी का बड़ा बेटा जो पहलवानी करता है आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर है ना शनिचर, जिसका दूसरा नाम भी याद रखना है मंगलवास, ठीक है। ये भांग पीसने का काम करता है। तो भांग पीसने का काम करता है शनिचर या मंगलवास। ये आगे चलकर ग्राम सभा का प्रधान भी बन जाता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पात्र हैं। गयादीन बनिया का काम करता है। बनिया कौन था? गयादीन। मास्टर मोतीराम कौन से सब्जेक्ट के अध्यापक हैं? तो ये सवाल आएगा, विज्ञान के अध्यापक हैं। और आटा चक्की के मालिक हैं। ऐसा कौन आटा चक्की का मालिक है जो विज्ञान का अध्यापक है? तो मास्टर मोतीराम है। इतिहास का कौन मास्टर है जो इंटर कॉलेज में अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता है? वो है खन्ना मास्टर।
और गयादीन की लड़की से रूपन प्यार करता है, ये भी अपन ने देख लिया था। गयादीन की बेटी बेला एकमात्र लड़की है और प्रेम के चर्चे हैं शिवपालगंज में। मतलब रूपन तो प्यार करता है, बेला करती या नहीं करती पता नहीं। ये पात्र है भाई, एक पैर न होने के कारण लाठी के सारे लंगड़ा कर चलता है, कबीरपंथी है। कौन ऐसा कबीरपंथी है जो लाठी के सारे लंगड़ा कर चलता है? तो नाम से ही देखो, नाम भी इनका ऐसे ही रख देते गाँव में, लंगड़। एक पुराने मुकदमे की नकल कॉपी पाने के लिए जिला कार्यालय में अर्जी देता है। ठीक है, पुराने मुकदमे की नकल कॉपी के लिए कौन जो है कार्यालय में अर्जी देता है? वो है लंगड़। और झूठी गवाही देने के उपरांत कभी न उकने वाला गवाह कौन सा? एक झूठी गवाही देने वाले आदमी का नाम क्या है? राधेलाल। शराबी कौन है जो कि वैद्य जी का आदमी है? जोगनाथ। देखो उपन्यास के प्रमुख सारे उदाहरण हैं, उनको यार आराम से देख लेना। वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म तो केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य होते हैं, इस ट्रक के कई पहलू थे। उसे चाहे जितनी बार भी टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती हैं और लौटकर अपनी खांचे में आ जाती है। ये कथन है रंगनाथ ने किया था ड्राइवर से। अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो कि रंगनाथ जो कि शिवपालगंज जाता है, तो जब जिस ट्रक को देखता है, उस ट्रक की हालत को देखता है, रोड की हालत को देखता है, तो इस तरह के कथन से हम रिलेट कर सकते हैं। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की। मतलब एमए होने के बाद में रिसर्च भी करनी होती है। तो ये सब बातें रंगनाथ जी कर रहे हैं ड्राइवर से, क्योंकि रिसर्च कौन कर रहा है? रंगनाथ कर रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ठीक है, इतना काम है कि अपराधों की जांच ही नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ही ठप पड़ा है। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गाँवों की सुरक्षा के लिए तैनात है। जिस हालत में जहाँ हैं वहाँ से उसी हालत में 20 गाँव में जाकर अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लग सकता है, और अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकते हैं। वहाँ से उसी हालत में वह 20 गाँवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है, और अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। ये जो मास्टर मोतीराम है लड़कों से कह रहे हैं। ठीक है, देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज़ को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसों की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है। सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियाँ पीछे आने वाली दूसरी बसों में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। इस देश में जाति प्रथा को ख़त्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप ख़त्म हो जाती है। पुनर्जन्म के इस सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है, और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिश से अगर फरेब नहीं है तो रोमांटिक कार्यवाहियाँ हैं। इस देश में लड़कियाँ बियाना भी चोरी करने से बहाना हो गया है। एक रिश्ता लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियाँ बियानी हैं। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। गुड़बंदी परात्मानुभूति की चरम दशा का नाम है। उसमें प्रत्येक तू, मैं, को और प्रत्येक में तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वेदांत हमारी परंपरा है, और चूँकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसीलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है, और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बामन हैं और मैं भी बामन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, चपरासी ने प्रिंसिपल से कहा कि भाई अपनी जाति का देखो दिखा रहा है, मैं भी बामन हूँ, तू भी बामन है। किसने कहा? चपरासी से। तो चपरासी के बारे में पता चल गया कि कैसा ही है। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रूपन ने रंगनाथ से कहा, जनता के रुपये पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वो तो बर्बाद होगा ही। ये गयादीन का मालवीय से कथन है। नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती हैं। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, ये उसी के लिए है। संविधान एक कविता का नाम है, जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, क्योंकि छुआछूत इस पूरे देश का एक व्यापक धर्म है। गांधी जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे, और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों की संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएगी। चुनाव के चांचरों में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है। देखो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है ना, किस उपन्यास से संबंधित है, तो याद रखना है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968-69 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। व्यास सम्मान किसमें मिला था, वो उपन्यास के बारे में कमेंट में करो। देखा दादा, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये रूपन का रंगनाथ से कथन है। अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। ये साले टेक्स्ट बुक है, समझ लीजिए, सड़े गले फल ही हैं। लौंडों के पेट में
इन्हीं को पढ़ते रहते हैं। कोई हजम करता है, कोई क्या करता है, क्या मतलब उल्टी। ये भाई ने प्रिंसिपल सीखा। उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वो अपनी इजाज़त अपने पालक बालकों को सौंप देता है। पालक बालक उस इजाज़त को खींचना शुरू करते हैं। जब वैद्य जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है। हमें कौन वोट का अचार डालना है, ले जाए वैद्य जी ही ले जाए। इक्के वाले ने कहा। देखो इक्के वाला क्या सोचता है, क्या जो भी ले जाओ वोट हमें लेने देना नहीं है, ये इक्के वाले का कथन है। शिवपालगंज में सभी जानते हैं कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा ही लाभदायक और गुणकारी था। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी पान खाने के इंतजाम कर ले और कहीं भी पैसा पाने की जगह ढूंढ ले। मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूँगा, नौजवान ने गया दिन से कहा। सोते को जगाया जा सकता है पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो कैसे जगाया जाए, वैद्य जी ने गया दिन से कहा। हमारे न्यायशास्त्र की किताबों में लिखा है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। वही ये भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वही ज़िंदगी होती है। देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने के लिए सिर्फ एक चीज़ है कि तुम जनता हो और जनता आसानी से नहीं जीतती। ठीक है, ये रंगनाथ का कथन था। सच्चाई की चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती हैं, कौन से जंगल में पाई जाती हैं। रूपन बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा यह शिवपालगंज है, यह बताना मुश्किल है कि यह क्या सच है क्या झूठ। ये रूपन का कथन है रंगनाथ से। रूपन मुंह लटका कर बैठे हुए थे। वे बुनबुनाए, मुझे तो लगता है दादा सारे मुल्क में ये शिवपालगंज ही फैला हुआ है थे। रूपन बाबू,